गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष कुमार आप सभी को इंजीनियर प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया ब्रांच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो ब्रांच होता है जहां पे हम लोग कार्बन से बने कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। तो हम लोग आज एक नया ब्रांच शुरू करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सर। कुछ क्वेश्चंस का लिस्ट हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं, लगभग 7-8 क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पे दिख रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले समझेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा बॉन्ड बनना जरूरी है, यानी कौन सा बॉन्ड उसमें बनता है। ठीक है, क्या उसमें एक नया टर्म आएगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसका हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी के क्लास में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं और चैप्टर का नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको थोड़ा विजुलाइज कर लीजिए, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो ब्रांच होगा जहाँ पे कार्बन से बने कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर तुम्हें चेक करना है कि वो कंपाउंड ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, तो पहले ये चेक कर लेना है कि सिर्फ अगर कार्बन है तो हो सकता है कि वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। जैसे कि CO3 इनऑर्गेनिक है, CO2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन अगर उस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन का एक कम्बिनेशन बना हुआ रहे, यानी एटलीस्ट क्या दिखे मुझे, कार्बन हाइड्रोजन का एक फॉर्म दिखाए, यानी कार्बन हाइड्रोजन उसमें कम से कम एटलीस्ट दिखे, तो समझ जाएंगे कि वो कंपाउंड कैसा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आया बात समझ? वो किस केमिस्ट्री में आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। यानी कहने का मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, एटलीस्ट होना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम इसका प्रेजेंस तो होना ही है। अगर ये नहीं है तो हम नहीं मानेंगे कि वो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक नहीं है, हम उसे कुछ और मान। सिर्फ कार्बन रहेगा तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मानेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन रहेगा तो भी हम उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मानेंगे, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में उसको ले सकते हैं। लेकिन दोनों साथ में रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी हम इसे बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इससे बहुत सारे कंपाउंड्स आपको दिखेंगे सर, बहुत सारे कंपाउंड आपको दिखेंगे। जैसे कि हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर, कार्बन हाइड्रोजन से बना कंपाउंड CH4, कार्बन हाइड्रोजन से बना कंपाउंड C3H6, या कार्बन हाइड्रोजन से बना कंपाउंड C4H10, कार्बन हाइड्रोजन से बना कंपाउंड C2H2, कार्बन हाइड्रोजन से बना कंपाउंड C2H5OH। क्या सभी जगह आपको कार्बन हाइड्रोजन से बना कंपाउंड, एक और ले लो CH3COOH, क्या आपको सभी जगह कार्बन हाइड्रोजन दिख रहे हैं? एटलीस्ट कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है, कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है। कार्बन हाइड्रोजन का कम्बिनेशन आपको अनिवार्य होना चाहिए, जरूरी है, तो हम उसको क्या समझेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। क्लियर है? तो दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पहला डिफरेंस। या स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी क्या बोला, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals about the branch of chemistry which deals about a study of
स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन and their derivatives स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स क्या कहलाएंगे आपको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएंगे, जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन तो अभी आप समझिए कि जहाँ कार्बन हाइड्रोजन रहता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जबकि डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है वो समझेंगे हम लोग। डेरिवेटिव्स समझते हैं। डेरिवेटिव्स बने होता है डिराइव करना। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है डिराइव करना। डिराइव माने उस चीज़ से नया चीज़ बनाना, यानी नया चीज़ उत्पन्न करना, डिराइव करना। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे CH4 है, ये क्या है आपका? CH4 क्या है आपका? CH4 हाइड्रोकार्बन है। CH4 क्या है? हाइड्रोकार्बन है। और इससे एक हाइड्रोजन हटा देना है और उसके जगह पे एक वो ब्रोमीन ला देना है। तो ये नया कंपाउंड जो बना उस कंपाउंड का नाम क्या पड़ा? CH3Br। तो CH3Br ये दैट इज हाइड्रोकार्बन, ये दैट इज हाइड्रोकार्बन, ये दैट इज क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन। और ये क्या हो गया? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये क्या हुआ? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी ये है हाइड्रोकार्बन, ये है हाइड्रोकार्बन, ये है हाइड्रोकार्बन से बना हुआ कंपाउंड। आया बात समझ में? तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, या फिर इसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं। CH4 इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, CH3Br इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सभी क्या है? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, क्योंकि इसमें कैसे ब्रांच में आ रहे हैं? किस ब्रांच में आ रहा है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहे हैं। चलिए क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड, अगर हम कहें बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह के बॉन्ड बन रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट होंगे सभी के सभी एलिमेंट कैसे होंगे? नॉन मेटालिक होंगे। जितने भी एलिमेंट होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सभी कहाँ होंगे? नॉन मेटालिक होंगे। अगर हम किसी बच्चे से यहाँ पूछा जाए कि भाई आपको हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाए हैं और ये बात बताए थे कि नॉन मेटल कहाँ रहता है, कौन से ब्लॉक में रहता है, तो P ब्लॉक में रहता है। कहाँ रहता है? P ब्लॉक में। यानी P ब्लॉक के जितने भी नॉन मेटल्स होंगे वो कैसा बॉन्ड बनाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। वो कैसा बॉन्ड बनेगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बॉन्ड कौन सा बनेंगे? तो लिखेंगे इट फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। इट फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। पहला बात, क्यों कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? क्यों कोवैलेंट बॉन्ड बना? क्यों इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड बना होगा कि क्योंकि बिकॉज गलत पेन लिखा के, बिकॉज all elements are नॉन मेटालिक इन नेचर। क्यों होते हैं वो सभी क्या होते हैं? नॉन मेटालिक इन नेचर होते हैं। सभी नॉन मेटालिक इन नेचर होते हैं। सभी क्या होते हैं? नॉन मेटालिक इन नेचर होते हैं। और जितने भी नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं एंड हैव गेट स्टेबलाइज्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पढ़ाएं केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों को। तो नॉन मेटल्स between non-metals it gets stabilized by क्या होगा? it gets stabilized by sharing of electrons। it gets stabilized by sharing of
याद रखिएगा पहला पॉइंट, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं बिकॉज क्योंकि सभी के सभी एलिमेंट्स कैसे होते हैं यहाँ पे नॉन मेटालिक नेचर के होते हैं, और जितने भी नॉन मेटालिक एलिमेंट के बीच जो स्टेबलाइजेशन का बात होता है, स्टेबलाइजेशन का मतलब समझते हैं ना, 8 इलेक्ट्रॉन। स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे आएगा वो अभी आपको बताएंगे, अभी हम सब दिखाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो मान लो क्लोरीन है, चलो अभी हम लोग लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए सर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये कार्बन है, कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन के, कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्लिक्ट लिखते हैं तो 2 और 4 लिखेंगे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। 1 2 3 4। अगर इसके साथ बगल में हाइड्रोजन को जोड़ोगे, हाइड्रोजन को रखोगे, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के पास ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 यहां पर है, ठीक है। चलिए तो अब इसके इस हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 मोर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि हाइड्रोजन छोटा एलिमेंट है, तो ये स्टेबल कितने एलिमेंट में जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन में इसको चाहिए, यानी ये हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन करता है। जबकि कार्बन बड़ा एलिमेंट है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो कार्बन हैव 4 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 4 इलेक्ट्रॉन पहले से था, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये शेयरिंग से लेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर शेयरिंग कर रहा है, ये बिल्कुल क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हुए। तो कार्बन और हाइड्रोजन गेट स्टेबलाइज्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं, नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। नाम क्या दिया, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कहता है कोवैलेंट बॉन्ड कितनी तरह के होंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग आएंगे, हम लोगों को हाइड्रोकार्बन में टाइप्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको सारा चीज़ आ जाएगा, कहाँ पे सिंगल, कहाँ पे डबल बनेगा, कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग एक और नया टॉपिक ले लेते हैं। ये समझ में आया कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयरिंग होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयरिंग होता है। शेयरिंग से क्या होता है, फायदा मिलता है, शेयरिंग से एलिमेंट को स्टेबिलिटी मिलती है, शेयरिंग से एलिमेंट को स्टेबिलिटी पक्का मिल जाता है। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ कंपाउंड के बारे में चर्चा करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। कंपाउंड वर्सेज साइंटिस्ट, कंपाउंड वर्सेज साइंटिस्ट, कंपाउंड वर्सेज साइंटिस्ट। तो आपके पास बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं, उनका पहले साइंटिस्ट का ठीक है, इधर नहीं पहले हम कुछ साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था, बर्जीलियस। ये फर्स्ट नंबर पे साइंटिस्ट हो गए। इसके बाद एक आए वोलर, पहले दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो बर्जीलियस ने एक रूल दिया था, उसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या नाम दिया था, वाइटल फोर्स थ्योरी। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ जाए कि वाइटल फोर्स थ्योरी देने वाला साइंटिस्ट का नाम कौन था, तो आप क्या बोलेंगे, बर्जीलियस था। बर्जीलियस ने कौन सा थ्योरी दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी दिया। ये थ्योरी एक तरह का, इस थ्योरी का एक और बात है कि इसे बर्जीलियस हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इसे बर्जीलियस
हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस कहा जाता है। बर्जीलियस साहब का कहना क्या था, समझिएगा इसके बारे में। बर्जीलियस साहब का कहना था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सिंथेसाइज होता है, यानी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है या बनेगा, वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड भगवान के द्वारा, एक दैविक शक्ति के द्वारा, यानी मिस्टीरियस फोर्स के द्वारा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। ये किनके अनुसार ये बातें कही गई थी? बर्जीलियस साहब के द्वारा ये बात कही गई थी। इसी कारण इसका नाम पड़ा वाइटल फोर्स थ्योरी या बर्जीलियस हाइपोथेसिस। इसका मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बनता है, वो कहाँ बनता है? भगवान के द्वारा दी गई शक्ति से बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारे कौन साहब कह गए थे? साइंटिस्ट बोल के गए थे। देखिए क्या कितने गजब के साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि भगवान के द्वारा दैविक शक्ति से कंपाउंड बनता है। भाई कंपाउंड बनाने के लिए तो आपको रेशियो लेना होगा, कंपाउंड के बीच में, एटम के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा। बिना केमिकल रिएक्शन के कंपाउंड तो बनता नहीं है। अब देखिए बिना केमिकल रिएक्शन के कंपाउंड ही बना रहे थे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इनके एक शिष्य है जिनका नाम है वोलर। वोलर ने इनके बात को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि सर आपने जो कहा वो आप सर हैं, मानते हैं, लेकिन मैं आपकी बातों को नहीं मानता हूँ। आपको मानता हूँ लेकिन आपकी बातों को नहीं मानता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता सर कि मिस्टीरियस फोर्स के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होता हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस मिस्टीरियस फोर्स नहीं होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस कहाँ होता है? लैब में होता है। और इन्होंने लैब में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया। याद रखेंगे, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? यूरिया। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षाओं में, एग्जामिनेशन में आ जाए कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम्ड इट, क्या नाम देंगे? यूरिया। डिस्कवर्ड बाई वोलर, डिस्कवर्ड बाई वोलर। यूरिया का फॉर्मूला कल के क्लास में भी बताया था, NH2CO NH2, NH2CO NH2। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज 46%। चलो खैर वो तो बात की बात है। वोलर ने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बनाया? यूरिया। जिसको बात को लिखेंगे अपने कॉपी में, दर्ज करेंगे। चलो ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, भाई ये कहीं आप लोगों को किसी भी जगह पे ऐसे ढंग से नहीं बताया जाएगा जिस ढंग से मैं आपको बता रहा हूँ सर। आप कोई भी यूट्यूब का वीडियो चेक कीजिए, अगर इस ढंग से अगर कोई पढ़ा रहा हो तो बोलिएगा। मैं आपको एक एक कंटेंट से अवेयर कर रहा हूँ, एक एक चीज़ बात बताता हूँ सर आपको। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड देने वाला व्यक्ति का नाम वोलर, कंपाउंड का नाम यूरिया। याद रहेगा, यूरिया का डिस्कवर कौन किया? वोलर किया। तो नाम देंगे, लिख लीजिए, क्या नाम देंगे? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बोलेंगे? यूरिया। क्या होता है फॉर्मूला? कल के क्लास में भी लिखाया हुआ था, NH2CO NH2, NH2CO NH2। तो वाइटल फोर्स थ्योरी देने वाला साइंटिस्ट का नाम बर्जीलियस, इसी कारण इसका नाम पड़ा बर्जीलियस हाइपोथेसिस। सेकंड वोलर, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड का नाम यूरिया, फॉर्मूला NH2CO NH2, NH2CO NH2। यहाँ तक दिक्कत है? ठीक है। ये बना कैसे वो देख लीजिए थोड़ा। जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़िए, डीप में पढ़िए थोड़ा। अमोनियम क्लोराइड को पोटासियम साइनेट के साथ रिएक्शन करवाया गया। किसके साथ रिएक्शन करवाया गया? अमोनियम क्लोराइड को पोटासियम साइनेट के साथ रिएक्शन करवाया गया और यहाँ कंपाउंड बना अमोनियम साइनेट और पोटासियम क्लोराइड। मैंने क्या नाम दिया कंपाउंड का? मैंने कंपाउंड का नाम क्या दिया? पोटासियम साइनेट। ये अमोनियम साइनेट जो है कुछ हुआ नहीं है, यहाँ एक रिएक्शन हुआ है। उस रिएक्शन को नाम छोड़िए, इसको ऐसे मत लिखिए, ठीक है। उस रिएक्शन का नाम को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे रिएक्शन हुआ है जिसका नाम है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हुआ है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ है। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होके यहाँ पर जो कंपाउंड इधर दिख रहा है, देखो जो नंबर ऑफ आइटम्स इधर है, जो इधर है, कुछ नया नहीं बन रहा है, बल्कि इसका क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट हो रहा है। यही अमोनियम साइनेट इधर बन गया, तो नाम क्या दिया?
यूरिया, नाम क्या देंगे यहाँ पे, यूरिया। देखो NH2CO NH2, देखो यहाँ पे इधर भी नाइट्रोजन दो, इधर भी नाइट्रोजन दो, हाइड्रोजन चार, कार्बन एक, ऑक्सीजन एक, बिल्कुल क्या हो रहा है, इधर जैसा है इधर भी वैसा ही है। बिल्कुल क्या हो रहा है, रिएक्शन में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है। नाम दिया गया रिएक्शन को रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि जो अमोनियम साइनेट बना था वो कौन से रिएक्शन के थ्रू वो कंपाउंड बनाया यूरिया, तो अंडरगो रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया सिंथेसाइज्ड बाय होलर, अंडरगो विच रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। चलिए, दो कंपाउंड के बारे में आपने पढ़ लिया, अगले कंपाउंड के बारे में चलते हैं। थर्ड नंबर, मीथेन गैस यानी बर्थलॉट। एक बर्थलॉट साइंटिस्ट आए जिन्होंने मीथेन गैस का खोज किया था, और एक साइंटिस्ट और आए कोलवे। मीथेन गैस का खोज कौन किया, अगर आपसे पूछा जाए कि मीथेन गैस का सिंथेसाइज कौन किया, तो मीथेन गैस का खोज कौन किया, बर्थलॉट किया। जबकि एसिटिक एसिड का खोज कौन किया, एसिटिक एसिड, या इसी एसिड को बोलते हैं हम लोग इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। मीथेन का फॉर्मूला तो जानते ही होंगे आप लोग। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, और मीथेन का क्या होता है फॉर्मूला, CH4। ये हुआ कुछ कंपाउंड वर्सेस साइंटिस्ट के बारे में आपने पढ़ा, प्रीवियस वाले देख लीजिए, फिर से पीछे जाके देख लीजिए। बर्जिलियस ने क्या दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी यानी बर्जिलियस हाइपोथेसिस। इनके अनुसार कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में सिंथेसाइज नहीं होगा, बिल्कुल क्या होगा, मिस्टीरियस फोर्स के द्वारा क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिक बैठे रहिए, काम मत कीजिए और आपको फल मिल जाएगा। ये इनके अनुसार कहना था, यानी बिना काम का भी फल मिल जा सकता है, ये बर्जिलियस साहब का कहना था। लेकिन वोलर साहब ने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर मुझे कुछ बनाना है तो काम करना ही पड़ेगा, मुझे कंपाउंड बनाना है तो लैब में लगना होगा, और लैब में लगे तो कंपाउंड बना। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बनाया इन्होंने, यूरिया बनाया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना। अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट का रिएक्शन करवाया गया, तो ये अमोनियम साइनेट बना। अमोनियम साइनेट का रीअरेंजमेंट रिएक्शन किया गया तो क्या बना, यूरिया फॉर्मेशन हुआ। लिख देते हैं यहाँ पे, यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। थर्ड यहाँ से फिर हो गया ना, हाँ, बर्थलॉट क्या बनाया, मीथेन गैस का खोज किए, जबकि कोलबे साहब ने एसिटिक एसिड का खोज किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है समझेंगे। वैसा कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, वैसा कंपाउंड जो कि कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, क्या नाम देते हैं उसको, हाइड्रोकार्बन। दैट कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। लिखेंगे डिफिनेशन। That compound which consists of carbon and hydrogen
इज नोन एज क्या होगा, हाइड्रोकार्बन, इज नोन एज हाइड्रोकार्बन, इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। वैसा कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, क्या नाम देते हैं उसको, हाइड्रोकार्बन देते हैं। वैसे क्या नाम देते हैं, हाइड्रोकार्बन देते हैं। हाइड्रोकार्बन के टाइप्स चलेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं, तो ये 2 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक का नाम दिया जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जबकि दूसरा नाम क्या देते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देंगे। क्या नाम देंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देंगे। चलिए तो एक एक करके हम लोग डील करेंगे। पहले हम लोग समझेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसके बाद क्या समझेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें, पहला पॉइंट लिखेंगे, इट फॉर्म्स ऑल सिंगल बॉन्ड। क्या बनाएंगे ये, देखिए ये कोवैलेंट बॉन्ड का पहला टाइप चल रहे हैं हम लोग। कोवैलेंट बॉन्ड का पहला टाइप आपको कहाँ दिखेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिखेगा। कैसा बॉन्ड आपको दिखेगा, सब जगह आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा, एक बॉन्ड दिखेगा, ठीक है। वो कहाँ दिखेगा आपको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दिखेगा। तो इट फॉर्म्स ऑल सिंगल बॉन्ड between carbon atoms, between carbon atoms. It forms all single bond between carbon atoms. कार्बन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कार्बन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें बहुत सारे आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बहुत सारे पढ़ने हैं आपको, ठीक है। तो हम लोग सारा चीज़ पढ़ेंगे। पहले हम लोग चलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आईपीसी नेमिंग क्या करते हैं। इसका आईपीसी नेम क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आईपीसी नेम क्या होता है, यानी आईपिक नेम। एक बात और, कभी कभी आईपिक नेम का पूरा फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि आईपिक नेम का पूरा नाम क्या होता है। इसका पूरा नाम भी लिख लीजिए, इंटरनेशनल, ये नामकरण करने का एक इंटरनेशनल संस्था है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग होता है, ठीक है। वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो कंपाउंड का नेमिंग हो गया वो पूरे जगह वही कंपाउंड को उस रूप में जाना जाएगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं आईपिक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। तो आईपीसी नेम किसका हमको जाना था, हमको आईपीसी नेम किसका जाना था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जाना था ना। तो आईपीसी नेम किसका लिखेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का लिखेंगे आईपीसी नेम। तो
आईपीएसी में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं, आईपीएसी नेम में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को नाम देते हैं एल्केन। क्या नाम देते हैं? एल्केन। एल्केन अगर कहीं पर रहेगा तो दैट मीन्स ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और एक बात याद रखेंगे, इस एल्केन में बॉन्ड कैसा बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। यानी जितने भी एल्केन नाम दिखेगा, यानी जहां आपको एल्केन दिखा वहां नाम कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। मैं अभी आपको कुछ वर्ड रूट लिखा रहा हूं जो आपके काम का है, वो आपको बहुत काम करेगा। कुछ मैं कार्बन की संख्या लिख रहा हूं और उसके कुछ वर्ड रूट लिख रहा हूं, नंबर ऑफ कार्बन और उसके कुछ वर्ड रूट। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 हो, नंबर ऑफ कार्बन 2 हो, 3 हो और 4 हो, इसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो और 10 हो। क्या नेमिंग करते हैं हम लोग? अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 रहा तो क्या लिखेंगे? 1 को क्या लिखेंगे? तो 1 को लिखते हैं हम लोग मैथ, 2 कार्बन को लिखते हैं एथ, 3 को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। ये आपके काम का चीज़ है कि 1 कार्बन को क्या बोलेंगे? मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन को एथ बोलेंगे, 3 कार्बन को प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन को ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन को पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट बोलेंगे, 9 कार्बन को नॉन बोलेंगे और 10 कार्बन को क्या बोलेंगे? डेक बोलेंगे। अब तुम ऐसे 1 मिनट ये चीज़ बताओ कि इन सभी में अगर एन लगा दो, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अगर आपसे पूछा जाए कि इन सभी में कैसा बॉन्ड बनेगा तो आप क्या बताएंगे कि इन सभी में कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। आया बात समझ में? यानी जहां आपके लास्ट में इन लग जाए तो आप समझाएंगे कि वहां पे कैसा बॉन्ड बन रहा है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो ऑल कार्बन एटम्स में कैसे बॉन्ड बनते हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। और ये सब कैसे किस हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आएंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में। अगर आपसे पूछा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें जितने भी बॉन्डेड हैं सभी सिंगल बॉन्डेड हैं, यानी उसको जितनी भी उसकी कोवैलेंसी चाहिए कार्बन को, वो कार्बन को उसका मैक्सिमम कोवैलेंसी यहाँ से मिल रहा है। यानी वो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता है। सिंगल बॉन्ड इज द सिंपलेस्ट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी कारण इसे कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए इसका एक जनरल फार्मूला होता है, वो लिखेंगे। कैसे हम लोग इसका नेमिंग करेंगे? जनरल फार्मूला, और इसका एक रूल होता है। बिना रूल के तो इसका नेमिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरल फार्मूला क्या होता है उसको लिख लेते हैं। जनरल फार्मूला होता है एल्केन का CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। जबकि रूल क्या होता है? रूट वर्ड यानी वर्ड रूट जो भी है, उस रूट वर्ड में क्या जोड़ना है? रूट वर्ड में क्या जोड़ना है? एनी जोड़ना है। अगर आप एनी जोड़ेंगे तभी पता चलेगा कि उसमें कैसा बॉन्ड बन रहा है? सिंगल बॉन्ड बन रहा है। अगर एनी नहीं जोड़ेंगे तो कैसे पता चलेगा कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है कि डबल बॉन्ड बन रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है? जबकि रूट वर्ड मुझे क्या बताता है? रूट वर्ड मुझे बताता है कि उसमें कितना कार्बन प्रेजेंट है, यानी नंबर ऑफ कार्बन के बारे में। नंबर ऑफ कार्बन के बारे में कौन बताता है? रूट वर्ड। और दोनों को जोड़ेंगे तो हम किसी भी कंपाउंड का नेमिंग कर लेंगे। और अगर कोई दिया हुआ है कि मान लो इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, और उसका हमको बोलेगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए, तो हम कैसे बताएंगे? कौन से फार्मूला से बताएंगे? अगर हमको ब्यूटेन दिया हुआ है और ब्यूटेन में एन का वैल्यू तो पता चल रहा है, सी का वैल्यू पता चल रहा है 4 है,
हाइड्रोजन कितना रखेंगे, कार्बन तो पता चल रहा है कि 4 है, हाइड्रोजन कितना रखेंगे, तो उसी हाइड्रोजन के लिए जानने के लिए यहाँ पे लगाया गया है CnH2n+2। आप वहाँ पे n के जगह पे 4 रखेंगे तो C के जगह H कितना मिला हमको 8, और 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे और कार्बन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहले एक एक चीज़ समझते हैं हम लोग। कुछ हम लोग कॉलम बना लेते हैं। पहले इधर हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ, ठीक है, इधर लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, इधर लिखते हैं उसका रूट वर्ड, ठीक है, और इधर अपने को लगाते हैं इसका जनरल फॉर्मूला, ये भी ठीक है हमारे लिए। नंबर ऑफ कार्बन हो गया, रूट वर्ड हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया। इधर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी ये इधर लिखेंगे, हाँ, और इधर इसका IPC नेम रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन अगर हम 1 रखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितना रखते हैं 1 रखते हैं, तो रूट वर्ड यहाँ पे क्या यूज करेंगे पता होगा आप लोगों को, क्या यूज करेंगे, मेथ यूज करेंगे। सभी के लिए जनरल फार्मूला समान, तो जनरल फार्मूला क्या लगाएंगे, CnH2n और +2। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है तो इससे n के जगह पे कितना रखेंगे वैल्यू 1, और C2 इंटू फिर यहाँ 1 रखेंगे और कितना जोड़ेंगे C, रिजल्ट क्या मिला हमें CH4। तो CH4 को नाम क्या देंगे, तो C को क्या बोलते हैं मेथ, C को क्या बोलते हैं मेथ, और लास्ट में क्या लगाना है अपने को, इसमें ANE लगा देना, IPC में क्या लगा देना ANE लगा देना। मेरे ख्याल से समझ में आया। उसी तरह से अगर यहाँ पे 2 कार्बन रहता तो 2 कार्बन के लिए देखो प्रीवियस में देखो 2 कार्बन के लिए क्या लगाने के लिए बोला है इथ, तो 2 कार्बन के लिए क्या करेंगे इथ लगाएंगे। तो 2 कार्बन के लिए वर्ड यहाँ यूज किया इथ, फार्मूला क्या बना CnH2n+2, यहाँ बन जाएगा, फिर n के जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे आप, है ना, तो C2 इंटू 2 और फिर यहाँ जोड़ देंगे +2, फार्मूला क्या बनेगा C2 2 दूना 4 और 2 6 C2H6। 2 कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज कर रहे हैं इथ, लास्ट में क्या लगाएंगे ANE। और ऐसे भी आप पीछे रूल देखो, रूल में भी हम लिखाया है रूट वर्ड, तो रूट वर्ड क्या है 2 कार्बन के लिए इथ, लास्ट में क्या लगाना है ANE लगा देना है। इसी तरह से अगर अपने को 5 कार्बन रहता तो क्या करते हैं, तो 5 के लिए क्या वर्ड यूज़ करना था पेंट, देखेंगे पीछे वाले में 5 के लिए क्या यूज़ किया था पेंट। फार्मूला तो मेरे लिए यही रहेगा हमेशा, फार्मूला क्या रहेगा कॉमन ही रहेगा CnH2n+2। अपने को फार्मूला याद कर लेना है, यानी कि फार्मूला छोड़ देना है, फार्मूला अपने को रिमेंबर करके रखना है, यही हमारा अस्त्र है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n के जगह पे कितना रखेंगे 5 रखेंगे, फिर n के जगह पे कितना रखेंगे 5 रखेंगे, और फिर इसमें फिर इसमें क्या करेंगे इंटू 2 करेंगे और प्लस क्या करेंगे 2 करेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा फार्मूला C5 5 दूना 10 2 12, तो C5H12 और C5 यानी 5 के लिए हम लोग वर्ड यूज क्या करेंगे पेंट और ANE लगा देंगे, तो बन जाएगा ये पेंटेन। क्या बन जाएगा पेंटेन। तो मेरे ख्याल से इस तरह से आप किसी का भी बना सकते हैं। मैं वही इसके बाद स्ट्रक्चर फार्मूला सिखा देता हूँ कैसे स्ट्रक्चर फार्मूला बनेंगे। देखो यहाँ से अगर आपसे कोई पूछेगा कि मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बताइए, तो अपने को पहले यहाँ पे ब्रैकेट में फार्मूला लिखेंगे ना। मीथेन का फार्मूला क्या होता है CH4 होता है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है CH4 होता है। एक कार्बन को 4 हाथ,
यानी गणेश जी के 4 हाथ, गणेश जी के 4 हाथ होते हैं ना, गणेश भगवान के 4 हाथ, तो गणेश भगवान को समझ लो कार्बन, तो कार्बन के कितने हाथ लगाना है, 4 हाथ लगाना है। तो कार्बन या 4 हाथ में उनके लड्डू, तो यह उनका 4 हाथ, चारों हाथ में लड्डू, तो कार्बन के 4 हाथ, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, चारों हाथ में एक एक लड्डू, यानी डैट मीन्स कार्बन के चारों हाथ में एक एक हाइड्रोजन लगा दो। बॉन्ड बना कितना, 4 हाइड्रोजन। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने बने हैं, अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना बना है, तो कितना जगह शेयरिंग हो रहा है ये बता दो, तो इससे तुम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड निकाल लोगे। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना बन रहा है, 1 2 3 4। आया बात समझ में, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना बन रहा है, 4। ये पूछ सकता है आपसे। चलो दूसरा देखो, ईथेन, ईथेन, भैया तो तुम ईथेन का फॉर्मूला निकाल चुके हो, C2H6। अब C2H6 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो भैया कितने कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन दे दो। मैंने क्या कहा, एक कार्बन को कितने हाथ, 4 हाथ, एक कार्बन को 4 हाथ, मिडिल में 1 हाथ दे दिया, तो दोनों के लिए हो गए। एक कार्बन को 4 हाथ, 2 3, 1 2 3 1 4, इस कार्बन को 1 हाथ मिल चुका है, हाथ पकड़े हुए हैं। अब सबको एक एक लड्डू, यानी एक एक हाइड्रोजन सबको दे दो, सबको एक एक हाइड्रोजन दे दो, सबको एक एक हाइड्रोजन दे दो। अब पूछोगा तुमसे कि इसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना बन रहा है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना बन रहा है, बताओ जल्दी से फटाफट। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, 1 कोवैलेंट बॉन्ड, 2 कोवैलेंट बॉन्ड, 3 कोवैलेंट बॉन्ड, 4 कोवैलेंट बॉन्ड, 5 कोवैलेंट बॉन्ड, 6 कोवैलेंट बॉन्ड और एक बीच में। कितने कोवैलेंट बॉन्ड बने, 7। 1 2 3, अरे जो लाइन दिख रहा है ना वो तो कोवैलेंट बॉन्ड ही तो है। तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन और 7 लाइन, 7 लाइन यानी 7 कोवैलेंट बॉन्ड। तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ईथेन में कितने बने, 7। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ईथेन में कितने बने, 7। आया समझ में, मेरे ख्याल से एल्केन का बात तो समझ में आ गया। एक बात और लिख लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो, एल्केन इज ऑल्सो नोन एज alkane is also known as paraffins। पैराफिन्स का मतलब होता है, पैराफिन्स 2 वर्ड से बना है, पैराफिन्स 2 वर्ड से बना है। एक का नाम है पैरियम प्लस और दूसरे का नाम है एफिन्स, पैरियम एफिन्स। पैरियम का अर्थ होता है लिटिल, पैरियम का अर्थ होता है लिटिल, और एफिन्स का अर्थ होता है एफिनिटी, एफिन्स का अर्थ होता है एफिनिटी। जो केमिकली क्या हो, थोड़ा इनट हो, जो केमिकली थोड़ा इनट हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका नॉट वेरी रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव नेचर का हो, जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो, लेस रिएक्टिव हो, वो क्या आपका एल्केन। एल्केन जो होता है वो लिस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपके पास पूछा जाता है कि मीथेन गैस का सोर्सेज, यानी कहाँ कहाँ आपको मीथेन गैस दिखता है, सोर्सेज ऑफ मीथेन गैस। तो पहला दिखेगा 1 नंबर दिखेगा, नेचुरल गैस में भी मीथेन गैस का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, अप्रॉक्स टू 80%, लगभग क्या होता है, मीथेन गैस होता है। फिर आपको एक और होता है, मार्स गैस में मीथेन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, यानी मार्स गैस को मीथेन गैस भी बोला जाता है। और तीसरा कॉम्बिनेशन बायो गैस में, ठीक है, इसमें लगभग 80% है। इसमें तो मीथेन मेनली रहता ही है, मेनली यही रहता है। इसमें भी इसका रहता है 50 से 65%, 50 से 65% कौन रहता है, मीथेन गैस रहता है। ये नेचुरल गैस में 80% कौन कंसिडर कर रहा है,
मीथेन। इसमें मेनली कौन सा गैस है? मीथेन। यहाँ भी कौन सा गैस है मेनली? मीथेन। अगर आपसे पूछा जाए कि मीथेन कहाँ कहाँ मेनली प्रेजेंट है, नेचुरल गैस, मार्स गैस और बायो गैस में कौन प्रेजेंट है मेनली? मीथेन गैस प्रेजेंट है। ठीक है, और तो आपको कुछ पॉइंट्स मिसिंग नहीं रहा मीथेन गैस से और मीथेन से। ठीक है, चलिए बाकी रहेगा तो फिर हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देख लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से लगता है हम आपको सभी बातें बता दी हैं कि मीथेन गैस क्या होता है, मीथेन गैस क्या होता है और क्या बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ पता और क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये बता ही दिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन को बोलेंगे जिसमें, वैसे हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं जिसमें दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी वैसा हाइड्रोकार्बन दैट हाइड्रोकार्बन which forms double bond and triple bond between two carbon atoms. दो कार्बन एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड बनेगा, यानी दो कार्बन यहाँ ले लिया, दिखा देते हैं आपको। मान लो ये दो कार्बन लिया और यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन रहा है? डबल बॉन्ड बन रहा है, तो नाम देंगे इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। ये पार्ट क्या कहलाएगा? एल्कीन कहलाएगा। ये पार्ट क्या कहलाएगा? इसका आईपीसी नेम क्या होगा? एल्कीन। अगर दो कार्बन के बीच में, अगर दो कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो इसका आईपीसी नेम क्या कहलाएगा? अल्काइन। इसका नाम क्या नाम कहलाएगा? अल्काइन। दो कार्बन को के बीच डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन दो कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसका आईपीसी नेम क्या होगा? अल्कीन। और इसका आईपीसी नेम क्या होगा? अल्काइन। ये क्या है आपका? ये इसका आईपीसी नेमिंग है, आईपीसी नेम। तो एल्कीन चलते हैं। इसका जनरल फार्मूला पहले चलेंगे हम लोग, एक एक करके चलेंगे। जनरल फार्मूला एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n। आपकी बार जो +2 था वहाँ पे +2 हट गया, सिर्फ क्या बचा? CnH2n बचा। कुछ इसके रूल होंगे, बिल्कुल इसका रूल है, कैन रूल है, रूट वर्ड और प्लस इसमें क्या लगाना है? ये लगाना है। ये नहीं क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नहीं क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डबल बॉन्ड को, यानी रूट वर्ड प्लस ये नहीं लगाना है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, रूट वर्ड जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इधर इसकी आईपीसी नेमिंग, आईपी नेम।
तो नंबर ऑफ कार्बन। एक बात याद रखेंगे, एल्कीन और अल्काइन में नंबर ऑफ कार्बन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे। एक से स्टार्ट कैसे होगा? एक को मान लिया आपने डबल बॉन्ड बनाया तो वो उसको 4 बॉन्ड तो और चाहिए ना, 2 ही हाइड्रोजन आएगा ना, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 कार्बन से स्टार्ट करेंगे। 2 कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? इथ। जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर बोलो? फॉर्मूला क्या बनेगा? C2 और H2 के अंदर 2, तो क्या फॉर्मूला बना? C2H4। तो C2H4 को नाम क्या देंगे? इथ। नाम क्या देंगे? यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे ENE लगा देना है ना, ENE लगा देना है। तो C2H4 का नाम क्या देंगे? यहाँ पे इथीन। क्या नाम देंगे? इथ जोड़ ENE। अगर इथेन रहता तो कैसा बॉन्ड बनता? सिंगल बॉन्ड। इथीन आया, इसी कारण बॉन्ड कैसा बना? डबल बॉन्ड। अगर ये यही चीज इथाइन होता तो कैसा बॉन्ड बनता? ट्रिपल बॉन्ड। चलिए, इसी तरह से 3 कार्बन रहेगा तो क्या करेंगे? प्रोप रहे हो जाएगा और फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। यहाँ हो जाएगा C3 और H2 और फिर 3 लगा देना है ना, तो C3H6। नाम को अलग से लिख रहे हैं कलर से। यहाँ देखो 4 कार्बन को क्या नाम देंगे? ब्यूट। फॉर्मूला क्या है? CnH2n। और यहाँ हो जाएगा क्या फॉर्मूला हो जाएगा? n के जगह पे क्या रखेंगे? कितना रखना है? 4। तो C4 और फिर n के जगह पे कितना रखना है? 4। फॉर्मूला क्या बना? C4H8। चलो, C3H6, C3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। लगा क्या देना है? ENE, तो नाम पड़ा प्रोपीन। और C4 4 कार्बन ब्यूट जोड़ ENE, क्या बना? ब्यूटीन। अब चलते हैं सभी के स्ट्रक्चर फॉर्मूला पे। अगर आपसे कहा जाए कि इथिन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना के दिखाइए तो कैसे बनाएंगे? इथिन फॉर्मूला क्या है? C2H4। C2H4 बनाएंगे, ये कार्बन कितने देंगे? 2 कार्बन 2 दिए। और कार्बन कितने हाथ चाहिए? कार्बन कितना हाथ चाहिए? 4। कार्बन कितने हाथ चाहिए? 4। 1 और 1 2 और 2 1 3, 4 हाथ दे दिए। 4 हाथ मिल गया इसको, कार्बन को। उसी तरह से अगर तुम्हें बनाना हो ब्यूटीन, क्या बनाना हो? ब्यूटीन। पहले तो अपने को फॉर्मूला लिखो, तो ब्यूटीन यानी 4, ENE C4H8 पीछे क्लास में लिखाया हुआ है। तो यहाँ पे कितने कार्बन देने हैं? 4। कहीं एक जगह डबल बॉन्ड दे दो, कहीं एक जगह डबल बॉन्ड दे देना है, कहीं एक जगह आपको मन करे यहाँ 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 3 जगह आपके पास पॉसिबिलिटी है, कहीं एक जगह डबल बॉन्ड। मान लो मैंने दिया बीच में डबल बॉन्ड दे दिया और यहाँ कुछ भी नहीं दिया, तो आपका देखो इस कार्बन में कितने बॉन्ड चाहिए? 4। क्या कितने बॉन्ड इसको है? 1। तो 1 2 और 3। इस कार्बन में कितने बॉन्ड है? 2 इधर से और 1 इधर से। कितने घटे? 1। इस कार्बन को सेम है, 2 इधर से और 1 इधर से। इसको भी कितना घटा? 1। इस कार्बन को 1 1 2 3, 1 2 3, सब जगह हाइड्रोजन भर दो, सब जगह हाइड्रोजन दे दो, सब जगह हाइड्रोजन दे दो। कितने हाइड्रोजन है देखो, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या 8 हाइड्रोजन है? 4 कार्बन है। स्ट्रक्चर आपका बन गया। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, एक बात याद रखेंगे के लिए, पॉइंट याद रखिएगा। एल्कीन इज ऑल्सो नोन एज, एल्कीन इज ऑल्सो नोन एज ओलिफिन्स। क्या बोलते हैं इसको? ओलिफिन्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? ओलिफिन्स बोलेंगे। बिकॉज वेन इट रिएक्ट विथ हैलोजन इट गिव्स ऑयली सब्सटेंसेस, इसी कारण इसको नाम दिया जाता है ओलिफिन्स। और एल्केन को नाम दिया जाता है पैराफिन्स। ठीक है, चलिए। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, जबकि एल्केन क्या होता है? लिस्ट रिएक्टिव होता है। जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेंगे और उसकी रिएक्टिविटी बढ़ते जाएगी। तो एल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव एल्कीन, और एल्कीन से ज़्यादा फिर हो जाएगा अल्काइन हो जाएगा।
ठीक है, तो एल्केन और एल्किन समझ में आपको आ गया, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं अल्काइन, या भी अल्काइन क्या लगा हुआ है, बाई एन ई लगा हुआ है। बाई एन ई का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, बाई एन ई का मतलब क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, बाई एन ई का मतलब क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो पहले इसका जनरल फॉर्मूला लिखिए, क्या होगा जनरल फॉर्मूला, CnH2n। देखो एल्केन में पहले वाले में 2 जोड़ा गया, मिडिल वाले में रखा गया, उसके बाद छोड़ा गया, जोड़ा गया, नॉर्मली रखा गया, फिर छोड़ा गया, जोड़ा, छोड़ा और घटाया। पहले वाले में जोड़ा, फिर उसको छोड़ दिया, जैसे था वैसे था। मैंने आपके लिए, आपको ये फिगर याद रख लो, ये फिगर याद रख लो, CnH2n, ये फिगर कॉमन फिगर है, ये फिगर क्या है, कॉमन फिगर है। ये आपको कॉमन दिखेगा हर जगह, क्या दिखेगा, ये आपको कॉमन दिखेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला याद रखना, मैंने क्या बोला, एल्केन के लिए, एल्केन में जोड़ा, एल्किन में छोड़ा और अल्काइन में घटाया। क्या किया, घटाया। यानी पहले आपने जोड़ा, फिर छोड़ा और फिर घटाया। देखो यहाँ घटा रहे हैं कि नहीं घटा रहे हैं आप, किस में घटा रहे हैं, CnH2n से उतना हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, रूल क्या है, तो वही बात, एल्केन के लिए रूल क्या था, रूट वर्ड में ANE जोड़ना था, जबकि एल्केन में रूट वर्ड में ENE जोड़ना था, और अल्काइन में रूट वर्ड में बाई एनी जोड़ेंगे। यहां भी नंबर ऑफ कार्बन कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। चलिए ये इसका क्या है, आईपीएस नेमिंग, आईपीएससी नेमिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कार्बन रूट वर्ड, जनरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसके आईपीएससी नेमिंग। तो मान लो आपने लिया नंबर ऑफ कार्बन कितना लिया, 2, तो 2 नंबर ऑफ कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लगाएंगे, फिर से वही बात, रूट वर्ड क्या लगाएंगे, इथ। फॉर्मूला क्या है आपके पास, जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n में -2 करना है। तो इथ के लिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, फिर यहाँ भी क्या रखेंगे, 2 रखेंगे और घटा देंगे। फॉर्मूला क्या बन के आएगा, कार्बन 2, 2 दूना 4 और 2 में से फिर चला गया 2, तो बना क्या, C2H2। C2H2 का एक कॉमन नेम एक होता है, एक कॉमन नेम, उसको रेड पेन से लिख लेंगे। C2H2 को एक और नाम बोलते हैं एसिटिलीन। क्या नाम देते हैं, एसिटिलीन। जबकि इसका आईपीएससी नेम क्या होता है, आईपीएससी नेम क्या होता है, इथ में बाई एनी कर देते हैं, इथ में क्या करते हैं, बाई एनी करते हैं। फिर उसी तरह से चलते हैं 4 कार्बन के लिए, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, मीथ एथ प्रोप ब्यूट, मीथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन क्या बोलेंगे, ब्यूट। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, CnH2n -2, तो CnH2n -2 लगाएंगे, तो n के जगह पे क्या रखेंगे, 4, और फिर n के जगह पे रखेंगे 4 में से 2 घटाएंगे, तो C4, 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्लियर है, C4H6, 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 तो यहाँ हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट जोड़ आइन। क्या नाम देंगे इसका, ब्यूटाइन। क्या नाम देंगे, ब्यूटाइन। ये इसके हो गए, नेमिंग हो गया। अब चलते हैं स्ट्रक्चर बना देते हैं। स्ट्रक्चर
देखिए इथाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन कितने, 2 बॉन्ड पहले देंगे, ट्रिपल बॉन्ड, एक कार्बन कितना बॉन्ड मैंने देने के लिए कहा 4, कितना घटा 1, और यहाँ भी कितना घटा 1, हो गया, बन गया। इसी तरह से ब्यूटाइन, एक कार्बन 1 2 3 और 4, कहीं ट्रिपल बॉन्ड कहीं मार दो, मान लो यहाँ आपने ट्रिपल बॉन्ड दिया था, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड दे देंगे। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन देंगे, देखो 3 1 4 हो गया, देखो इसको भी 3 1 4 हो गया, इस कार्बन को 2 ही हुए तो एक नीचे और एक ऊपर, और इसको एक ही हुआ, इसी कारण यहाँ पे 3 हाइड्रोजन चले गए। फॉर्मूला ब्यूटाइन का क्या होता है, C4 और H6, देखो पीछे C4H6, क्या C4H6 है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6, इस तरह से आपका पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। तो ये आपका पूरा मैंने आज के क्लास में आप लोगों को हाइड्रोकार्बन का लेक्चर पूरा कंप्लीट कर दिया। अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इज द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, भैया तो मीथेन ही होगा, ये सब तो अभी आपको पढ़ाया ही नहीं है। पहले सबसे पहले एक कार्बन से मीथेन, एक कार्बन मीथ, और उसमें भी सिंगल बॉन्ड, सिंपलेस्ट हो गया। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ एलिमेंट, किसको बोलेंगे, सिंपली हाइड्रोजन को नहीं, सिंपली ऑक्सीजन को नहीं, सिंपली कार्बन को नहीं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन यानी 4 हो गया। फाइंड द ऑड वन आउट, एल्केन एल्कीन अल्काइन, एरोमेटिक को इसमें ऑड क्यों रखा गया, क्योंकि एल्केन एल्कीन अल्काइन जो आप पढ़ रहे थे वो ओपन चेन कंपाउंड है, आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। ओपन चेन कंपाउंड है, जबकि एरोमेटिक कैसा कंपाउंड है, क्लोज चेन कंपाउंड है, यानी आंसर हो जाएगा फर्स्ट। वाई एल्केन्स आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट कंसिस्ट ट्रिपल बॉन्ड नहीं, इनका डबल बॉन्ड नहीं, इसको तो हटा ही दो, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड। नेम ए हाइड्रोकार्बन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, मैंने आप लोगों को लिखा है सोर्सेज ऑफ मीथेन में, नेचुरल गैस में, बायोगैस में, मार्स गैस में मेन कंपोनेंट कौन है, मीथेन है। चलिए, इन ए हाइड्रोकार्बन ऑल द वैलेंसी ऑफ कार्बन आर लिंक्ड टुगेदर बाय द, इन द हाइड्रोकार्बन ऑल द वैलेंसी आर लिंक्ड टुगेदर बाय द विथ अ सिंगल बॉन्ड, किसमें सिंगल बॉन्ड बनता है, तो सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए एन, एन यानी अल्केन, बाकी इधर आगे वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप सभी बच्चों को मेरे ख्याल से हो सके लगा होगा कि होप्स हो कि आप लोगों को सभी को आज का लेक्चर मज़ा आया होगा हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में। आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए, मैंने तो 2-3 एग्जाम्पल लिया है, आप लोग अपने से खूब भरपेट एग्जाम्पल लीजिए, यानी खूब एग्जाम्पल लीजिए और खूब प्रैक्टिस करिए। गुड बाय ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, टेक केयर।